हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हम चित्रकला के प्रागैतिहासिक तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पंचमढ़ी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। उसकी खोज किसने की है, वहाँ से कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो 2 मिनट में उन चीज़ों को हम जल्दी जल्दी दोहरा लेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए हैं वह प्रमुख स्थान पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, रायगढ़, मंदसौर, धर्मपुरी, पहाड़गढ़ आदि हैं। पंचमढ़ी की बात करें तो ये होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और यहाँ लगभग 50 गुफाएं मिली हैं जो महादेव पर्वत पर स्थित हैं। पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में किया था, लेकिन इसको प्रकाश में लाने का कार्य D.H. गार्डन ने 1936 में किया, जब उन्होंने यहाँ के चित्रों को अपनी पुस्तक द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में छपवाया। पंचमढ़ी को स्पेन के अल्तामीरा की गुफा के समकक्ष माना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय के बारे में। अर्थात प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से देखा जाए तो पंचमढ़ी स्पेन के अल्तामीरा गुफा के समकक्ष है। पिछली क्लास में एक मिस टाइप हो गया था जिसकी वजह से मैंने उसको गलत ही बता दिया था आप लोगों को, तो उसको आप सुधार लेंगे। अल्तामीरा गुफा की खोज 1807 ईस्वी में नहीं हुई थी, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। वहाँ पर 1879 होना चाहिए था, पर वहाँ पर टाइप हो गया था 1807 और मैंने आपको वही बता दिया था, तो आप उसको सही कर लेंगे। अल्तामीरा की खोज मारिया सातुएला ने 1879 में किया था। 1879 कमेंट में मैंने मैसेज करके पिन कर दिया था, तो आप उसको देखे होंगे, फिर भी इसको बताना ज़रूरी था। होशंगाबाद की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। होशंगाबाद में नर्मदा नदी घाटी के आदमगढ़ पहाड़ी पर लगभग 1 दर्जन से अधिक चित्रित गुफाएं मिली हैं। यहाँ के प्रमुख चित्रों में जिराफ समूह का चित्र, वनदेवी का चित्र, 4 धनुर्धारी हाथी सवार आदिमानव का चित्र, हल्के पीले रंग के मैमथ का चित्र जिसको हम विशालकाय हाथी का चित्र भी कहते हैं, घायल भैंसे का चित्र, विशालकाय मयूर का चित्र, महामहिष का चित्र आदि चित्र महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न और बनता है होशंगाबाद से कि सबसे अधिक प्रागैतिहासिक हाथी के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं। हाथियों के चित्र काफ़ी अधिक संख्या में बना है और यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रों में हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से प्राप्त होता है। आज की क्लास में हम भीमबेटका पढ़ेंगे और मोरी जो मंदसौर में स्थित है उसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भीमबेटका से। पहले तो जानेंगे कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहीं से कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, वहाँ पर रायसेन जिला दे देगा, होशंगाबाद दे देगा और जिलों का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस जिले में स्थित है, तो आप बताएंगे रायसेन जिले में। तो स्थिति के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न बनता है कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, कब की थी और किसने की थी। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में V.S. वाकणकर, जिनका पूरा नाम है विष्णुधर वाकणकर, उन्होंने किया था, जो विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है के प्रोफेसर थे। अब यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, भीमबेटका गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की थी। तो आप उत्तर देंगे कि भीमबेटका गुफाओं के चित्रों की खोज V.S. वाकणकर ने की थी, जिनका पूरा नाम विष्णुधर वाकणकर है। अगला प्रश्न बनता है कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज कब हुई। तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज 1958 में हुई, 1958 ईस्वी में हुई। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि B.S. वाकणकर कौन थे। तो B.S. वाकणकर विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है, उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे।
आगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका पहाड़ी से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं, या किस गुफा से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। अब नीचे भीमबेटका दे देगा और अन्य 3 ऐसे गुफाओं के नाम दे देगा जहां से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त नहीं होते होंगे। जैसे अजंता दे देगा, एलोरा देगा, ऐसे किसी गुफा का नाम दे देगा जहां से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त नहीं होते होंगे। तो आपको लगाना क्या रहेगा, भीमबेटका। तो भीमबेटका पहाड़ी के गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं या किस गुफा से प्राप्त होते हैं। वहाँ पर विकल्प आप क्या सही लगाएंगे, भीमबेटका। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, भीमबेटका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, होशंगाबाद और भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि भीमबेटका पहाड़ी की गुफाओं से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका पहाड़ी की गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। कौन से चित्र, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। किस गुफा से, भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन जिले में। रायसेन जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में। आगे प्रश्न बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे प्राचीनतम चित्र, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए, पूरे विश्व की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम चित्र भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, वर्तमान समय तक भीमबेटका पहाड़ी से 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं। वैसे तो ये संख्या वर्तमान समय में 700 तक पहुंच गई है, लेकिन आपको जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वो क्या याद करना है, 600 गुफाएं वर्तमान समय तक या भीमबेटका पहाड़ी से 600 गुफाएं प्राप्त की गई हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है कि इनमें से चित्रित गुफाएं कितनी हैं। कुल गुफाएं कितनी प्राप्त की गई हैं, तो 600, और चित्रित गुफाएं कितनी हैं, तो 275 गुफाएं चित्रित हैं, जिनमें से 275 गुफाएं चित्रित हैं। इन गुफाओं में चित्र दीवारों तथा छतों पर बने हैं। अब ये एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। वर्तमान समय तक भीमबेटका पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त की गई हैं, या भीमबेटका पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं, भीमबेटका की पहाड़ी में गुफाओं की संख्या कितनी है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर क्या देंगे, 600। कौन सा विकल्प सही होगा, 600। परंतु यदि आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका पहाड़ी से कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं या कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसा प्रश्न अगर बनता है तब आपका उत्तर होगा 275। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि भीमबेटका पहाड़ी से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 600। भीमबेटका पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं, 600। अगर ये पूछा जाता है कि भीमबेटका पहाड़ी से कुल चित्रित गुफाएं कितनी प्राप्त हुई हैं या भीमबेटका पहाड़ी में प्राप्त गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं चित्रित हैं या कितनी गुफाओं से चित्र प्राप्त किए जाते हैं, तो 275। 600 कुल गुफाएं, चित्रित गुफाएं 275। और इन गुफाओं में चित्र कहाँ बने हैं, या पूछा जा सकता है कि अधिकांशतः प्रागैतिहासिक कालीन चित्र गुफाओं में कहाँ पर बने हैं, तो वो बने हैं दीवारों पर और छतों पर। स्पेशली अगर भीमबेटका के बारे में पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्र कहाँ पर बने हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं में चित्र दीवारों पर बने हैं और छतों पर बने हैं। हो सकता है आदिकाल में मानवों ने फर्श पर भी बनाए हों, पर फर्श पर क्योंकि जानवर आते जाते रहे होंगे और सारी चीज़ें होती रही होंगी वहाँ पे, तो अब फर्श पर किसी भी चित्र के किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं बचे हैं। तो हो सकता है कि फर्श पर बना रहा हो, पर इस समय कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस समय जो साक्ष्य मिलते हैं वो दीवारों पर मिलते हैं और छतों पर मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भीमबेटका से प्राप्त गुफाओं में चित्र कहाँ पर बने हैं, तो इन गुफाओं में चित्र दीवारों तथा छतों पर बने हैं।
अगला प्रश्न बनता है कि भीमबेटका के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया, सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया। वैसे किस रंग का प्रयोग किया गया पूछा जाएगा तो कई रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रश्न अभी तक देखने को मिले हैं, वो पूछा गया कि भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक गेरुए, जिसको हम इंडियन रेड कहते हैं, गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। अब गेरुआ रंग भी विकल्प में दे सकता है या इंडियन रेड दे देगा, तो आप इसमें भ्रमित नहीं होंगे, या केवल रेड दे देगा तो भी आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर गेरुआ मिलता है तो आप गेरुआ लगाएंगे, गेरुआ नहीं मिलता है तो आप लाल लगाएंगे। अगर गेरुआ और लाल दोनों नहीं है, इंडियन रेड दिया हुआ है, तो आप इंडियन रेड लगाएंगे। गेरुआ और इंडियन रेड दोनों नहीं दे देगा, दोनों में से एक ही देगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक हैं। अगर इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों को नहीं दिया गया है तो तीसरा दिया गया है लाल। अगर लाल दिया गया है तो उसको लगा देंगे, पर इनके अतिरिक्त अगर लाल दिया गया है तो लगाएंगे। अगर इनको दिया गया है तो इन्हीं में से किसी एक को चुनेंगे हम। तो प्रश्न बनता है कि भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक गेरुए, जिसको हम इंडियन रेड कहते हैं, इस रंग का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि दिखाई देती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि दिखाई देती है। अब यहाँ पर कृषक के चित्र, ग्वाले के चित्र, नृत्य, संगीत, नृत्य वादन, गायन, इन सब के चित्र बने हैं, तो ये लोक कला से प्रेरित हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि दिखाई देती है। इन चित्रों को हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप इनको देखकर समझ लेंगे ताकि आपको याद रहे। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी गुफा से लोक कला की छवि दिखाई देती है। कौन सी गुफा से या प्रागैतिहासिक चित्रों वाली किस गुफा में लोक कला की छवि दिखाई देती है, या भीमबेटका में किस कला की छवि दिखाई देती है तो लोक कला की छवि दिखाई देती है। या पूछ लिया जाए कि प्रागैतिहासिक चित्रों में लोक कला की छवि किस गुफा में दिखाई देती है, तो होगा भीमबेटका। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसको देखेंगे कि यूनेस्को ने कब भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। यूनेस्को ने 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। तो पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न बनता है कि यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। तो उत्तर होगा 2003। आप कौन सा विकल्प सही चुनेंगे? 2003। यूनेस्को ने 2003 में, ध्यान देंगे, यूनेस्को ने 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। आप ईएलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, या वीएफए, एमएफए का एंट्रेंस देना हो आपको, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और ये प्रश्न भी आपके लिए उपयोगी है। आपको ये वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आते हैं प्रश्न पर कि यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। तो 2003 में। यूनेस्को ने 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। इन चीज़ों को हम बार बार रटेंगे ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, आपको बिल्कुल याद हो जाएं। अगर फिर भी याद नहीं होती हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, पर कोशिश यही है कि पढ़ते समय ही आपको चीज़ें याद हो जाएं ताकि आप एक बार रिमाइंड करें और आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। भीमबेटका से मुख्यतः पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि भीमबेटका से मुख्यतः किस चीज़ के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से मुख्यतः पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो चित्र हैं वो दो प्रकार के हैं। पशुओं के चित्र तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो पशुओं के चित्र दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार क्या है? मानव पशुओं का शिकार करते हुए। दूसरा क्या है? मानव जानवरों के मित्र के रूप में। अब एक जगह शिकार करते हुए दिखाया गया, दूसरा मित्रता के रूप में दिखाया गया है। जैसे कहीं पर किसी जानवर का शिकार हो रहा है, मानव लोग, उस समय के आदि मानव उस पशु का शिकार कर रहे हैं, तो शिकार के रूप में पशु को दिखाया गया है, लेकिन दो रूपों में दिखाया गया है। पहला रूप क्या है कि पशुओं का शिकार हो रहा है। पहला स्तर जो है चित्रकला का पहला जो स्तर है उस पर दिखाया गया है कि पशुओं का शिकार हो रहा है। और दूसरा स्तर क्या है? मानवों को जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। अंतरंग मित्र मीन्स होगा कि उनके साथ दिखाया गया है, उनको पालतू बनाते हुए दिखाया गया है।
जैसे घुड़सवार में घोड़े और मानव की दोस्ती दिखाई गई है। इसके साथ देखा जाए ग्वाले में तो गाय या भैंस और आदि मानव की दोस्ती दिखाई गई है। तो यहाँ पर दो प्रकार के चित्र मिलते हैं। पहला चित्र क्या होता है, मानव पशुओं का शिकार करते हुए। दूसरा चित्र क्या होता है, मानव जानवरों के मित्र के रूप में। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपका कि यहाँ से दो प्रकार के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, दो स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वो होगा कि मानव को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है, दूसरा मानव को पशुओं के मित्र के रूप में, अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। तो भीमबेटका से मुख्यतः पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं और वह चित्र दो प्रकार के हैं। पहला होता है शिकार करते हुए, पशुओं का शिकार होते हुए, और दूसरा है पशुओं को मानव के अंतरंग मित्र के रूप में। एक बार पूरा पेज फिर से देख लेंगे। वर्तमान समय तक भीमबेटका पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से 275 गुफाएं चित्रित हैं। इन गुफाओं में चित्र दीवारों तथा छतों पर बने हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं, 600। उनमें से कितनी चित्रित हैं, 275। और इन गुफाओं में चित्र कहाँ पर बने हैं, तो दीवारों तथा छतों पर बने हैं। अगली चीज, भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो सर्वाधिक गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है, इंडियन रेड का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में, पूरे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो सर्वाधिक गेरुए और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। विशेषता भीमबेटका के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो सर्वाधिक इंडियन रेड, जिसको हम गेरुआ रंग कहते हैं, गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। अगर इन दोनों को ऑप्शन में नहीं देता है तो आप लाल रंग का प्रयोग दिखाएंगे। अगली चीज, भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि दिखाई देती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसकी छवि दिखाई देती है, तो लोक कला की छवि दिखाई देती है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया, तो इसको यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल 2003 में घोषित किया। यहाँ से किस किस प्रकार के चित्र मिलते हैं, तो यहाँ से पशुओं के चित्र मिलते हैं, सर्वाधिक मुख्यतः पशुओं के चित्र मिलते हैं, और वो भी दो प्रकार के, दो स्तर के चित्र मिलते हैं। पहला स्तर हो जाएगा, पहला प्रकार हो जाएगा कि मानव को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। दूसरा हो जाएगा कि मानव को जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यदि आपने पिछली क्लासेस ली होंगी तो आपको याद होगा कि मध्य पाषाण काल में ही मानव पशुओं को पालतू बनाने लगा था, और उसके प्रमाण हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ और बागौर से। और आदमगढ़ और बागौर दोनों कहाँ हैं, आदमगढ़ और बागौर से हमें पशुओं को पालतू बनाने का प्रमाण मिलता है। आदि मानव मध्य पाषाण काल में ही पशुओं को पालतू बनाने लगा था, इसका प्रमाण हमें मिलता है बागौर से और आदमगढ़ से। और बागौर और आदमगढ़ दोनों यहीं पर हैं, मध्य प्रदेश में ही। तो यहाँ पर मानव को पशुओं के अंतरंग मित्र के रूप में भी दिखाया गया है। आगे देखते हैं, भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र। अब बात करेंगे कि जो जो चित्र भीमबेटका की गुफाओं से जो प्रमुख चित्र मिले हैं, जो प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, उन चित्रों को हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से आखेटक के चित्र प्राप्त हुए हैं। आखेटक मीन्स शिकारी, शिकार करने वाले। तो यहाँ से आखेटक के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला ग्वाले के चित्र प्राप्त हुए हैं, कृषक के चित्र प्राप्त हुए हैं, बारहसिंघा के चित्र प्राप्त हुए हैं, हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं, रीछ के चित्र प्राप्त हुए हैं, और हाथी आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से मुख्यतः पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा से मुख्यतः प्रागैतिहासिक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र, वो मुख्यतः किसके हैं, पशुओं के हैं। अब उन पशुओं में मुख्यतः कौन कौन है, तो बारहसिंघा हो गया, हिरन हो गया, रीछ हो गया, हाथी हो गया। ऐसे ही और भी पशुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं उनमें प्रमुख रूप से आखेटक शिकारी, ग्वाले, ग्वाले मीन्स जो गायों को रखते हैं, दुधारू पशुओं को की देखभाल करते हैं और उनसे दूध प्राप्त करते हैं, उनको हम ग्वाला कहते हैं। तो ग्वाले, कृषक, कृषक मीन्स खेती करने वाले किसान, बारहसिंघा ये जानवर है, आप जानते हैं, बारहसिंघा, हिरण, रीछ, हाथी आदि। आगे अन्य चित्रों के बारे में बात करें तो घुड़सवार का चित्र, यहाँ से हमें घुड़सवार का चित्र प्राप्त हुआ है। दूसरा शिकार नृत्य का चित्र, अर्थात शिकार करने के बाद शिकार को साथ में रखकर वहां पर विजय का नृत्य किया जाता था प्रागैतिहासिक काल में, तो उसका भी चित्र हमें प्राप्त होता है।
आदिकाल में मानव शिकार पर ही निर्भर था और उस समय लोग शिकार करना एक विजय की बात मानते थे। उस समय शिकार को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते थे क्योंकि वही उनके भोजन का मुख्य साधन था। तो शिकार करने के बाद यदि वह ग्रुप में शिकार किया गया है तो शिकार करने के बाद जो शिकारी होते थे वो शिकार को साथ में रखकर अपनी विजय के रूप में नृत्य करते थे, गायन करते थे। तो उसका भी चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। तो शिकार नृत्य का चित्र। अगला है नृत्य करते हुए त्रिशूलधारी का चित्र। इसी चित्र को हम नटराज का चित्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नटराज का चित्र, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में नटराज का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है, तो वह गुफा कौन सी है? भीमबेटका। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं नृत्य करते हुए त्रिशूलधारी का चित्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नृत्य करते हुए त्रिशूलधारी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है भीमबेटका की गुफाओं से। आगे है सामूहिक नृत्य का चित्र। अब लोग जो होते थे आदिकाल में, आदिमानव जो होते थे, वो समूह में नृत्य करते थे। तो इन चित्रों को हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं, आप देखकर जान लेंगे कि कौन कौन से चित्र होते थे जिनको भीमबेटका से प्राप्त किया गया है। तो अगला चित्र क्या है? सामूहिक नृत्य का चित्र। अगला है जादूगर के नृत्य का चित्र। अगला ग्राम्य जीवन का चित्र, ग्रामीण जीवन का चित्र। आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़े भैंसे का जो चित्र है वो मध्य प्रदेश में ही जावरा से मिला है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, आप भीमबेटका नहीं बताएंगे, जावरा। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र जो प्राप्त हुआ, भैंसे का चित्र, बाइसन का चित्र, जो सबसे बड़े बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश में जावरा क्षेत्र से मिला है। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश में जावरा से मिला है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कुल 8 मीटर है। भैंसे के इस चित्र को लाल गेरू रंग से बनाया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र जो जावरा से मिला है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 8 मीटर है। इस भैंसे को किस रंग से बनाया गया है? तो इस भैंसे को गेरू रंग से बनाया गया है। गेरू ऑप्शन में नहीं होता है तो लाल रंग से बनाया गया है। इसी को हम इंडियन रेड कहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ से मिला है या कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश में जावरा से मिला है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 8 मीटर है। और इस भैंसे को किस रंग से बनाया गया है? तो लाल या गेरू रंग से बनाया गया है। चित्रों को एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रागैतिहासिक गुफाओं से अधिकाधिक चित्र ही पूछे जाते हैं कि यह चित्र किस गुफा में है या इस गुफा में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे कि भीमबेटका की गुफाओं से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से पशुओं से ही चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से सबसे ज़्यादा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। और उन पशुओं में कौन कौन से हैं? बारहसिंगा है, हिरण है, रीछ है, हाथी है, घोड़े हो गए और भैंसा हो गया। ऐसे ही काफ़ी पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखेंगे कि भीमबेटका की गुफाओं में आखेटक, आखेटक में शिकारी, ग्वाले, ग्वाले मीन्स दूध का उत्पादन करने वाले, फिर कृषक, कृषक मीन्स अन्न का उत्पादन करने वाले, बारहसिंगा, हिरण, रीछ, हाथी आदि। अन्य चित्रों की बात करें तो घुड़सवार का चित्र, शिकार नृत्य का चित्र, नृत्य करते हुए त्रिशूलधारी का चित्र, सामूहिक नृत्य का चित्र, जादूगर के नृत्य का चित्र, ग्रामीण जीवन का चित्र आदि, ये सब चित्र मिले हैं। और यदि प्रश्न आता है कि सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश में जावरा से मिला है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 8 मीटर है। और इस भैंसे को किस रंग से बनाया गया, किस कलर से बनाया गया है? तो इस भैंसे को लाल गेरू रंग से बनाया गया है। ये थी आपके भीमबेटका के गुफाओं में प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों की जानकारी। अब हम पढ़ेंगे मोरी। मोरी की बात करें तो मोरी नामक स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मोरी कहाँ स्थित है? तो मोरी नामक स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है।
मोरी को हम मंदसौर नाम से भी जानेंगे क्योंकि मोरी एक छोटा स्थान है और मंदसौर जिला है। तो कभी कभी मोरी का स्थान का नाम ना देकर मंदसौर ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चाहे मोरी आए या मंदसौर आए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही नाम है, आप इस तरह से समझेंगे। मीन्स जगह एक ही नहीं है, मंदसौर जिला है और मोरी एक उसका स्थान है, उस जिले में एक स्थान है। पर अगर मंदसौर पूछा जाए तो भी वही बातें होंगी, मोरी पूछा जाए तो भी वही बातें आप बताएंगे। तो मोरी नामक स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि मोरी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि मोरी नामक स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, मोरी से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस समय हम प्रागैतिहासिक कालीन कला ही पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो जो भी गुफाएं हम पढ़ रहे हैं, जो भी स्थान हम पढ़ रहे हैं, वो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों से ही संबंधित है। तो मोरी से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मोरी से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं या मंदसौर से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो मंदसौर या मोरी से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आगे, यहाँ पर गुफाओं की कुल संख्या 30 है। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है, या मंदसौर में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, मोरी में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे कि मोरी में गुफाओं की कुल संख्या 30 है। आप कौन सा विकल्प सही चुनेंगे? 30। सबसे पहले हम आपको भीमबेटका के कुछ चित्रों को दिखा देते हैं, कुछ प्रमुख चित्रों को दिखा देते हैं जिनको हमने आपको बताया है। सबसे पहले उन चित्रों को आप देख लीजिए, इसके बाद हम मोरी से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट लगेगा, आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए ताकि आप इनको पहचान सकें। चित्रों को देखकर हमारा दिमाग जल्दी से याद करता है चीज़ों को, तो इसलिए मैं आपको बार बार चित्रों को भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यानपूर्वक याद रहें, क्योंकि हमारा दिमाग चित्रों को आसानी से याद कर लेता है। तो आप इन चित्रों को ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ रहे थे मोरी के बारे में। मोरी मोरी एक स्थान है जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं मोरी से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो मोरी से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मोरी से या मंदसौर से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो मोरी से कुल 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं, 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे मोरी से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। कौन कौन से चित्र हैं जो प्रमुख चित्र जो मोरी से या मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चित्र है वो है स्वास्तिक का चित्र। मोरी से हमें स्वास्तिक का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे मंदसौर से हमें सूर्य का चित्र प्राप्त हुआ है, सूर्य का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे चक्र का चित्र प्राप्त हुआ है और कमल का चित्र प्राप्त हुआ है। मोरी से या मंदसौर से हमें स्वास्तिक का चित्र प्राप्त हुआ है, सूर्य का चित्र प्राप्त हुआ है, चक्र का चित्र प्राप्त हुआ है और कमल का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, यहाँ से हमें पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुआ है। मीन्स पीपल की डायरेक्ट पत्तियों का चित्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रतीक के रूप में पीपल की पत्तियों का चित्र हमें प्राप्त होता है। अगला है देहाती बांस से बनी गाड़ियों के चित्र। मीन्स वैसी गाड़ियाँ नहीं जैसी आज आप देख रहे हैं, देहाती गाड़ी, बांस से बनी देहाती गाड़ियों के चित्र। आगे पशुओं को हाँकते ग्वालों के चित्र। आगे कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? पशुओं को हाँकते ग्वाले का चित्र। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैसे प्रश्न बनता है उसको देखेंगे कि स्वास्तिक का चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त होता है, या प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्वास्तिक का चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त होता है। ऑप्शन में दे देगा मंदसौर, भीमबेटका, रायगढ़, पंचमढ़ी, ऐसे दे देगा। तो आपको बताना होगा कि
स्वास्तिक का चित्र, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र, स्वास्तिक का चित्र हमें मोरी या मंदसौर से प्राप्त होता है। आप चाहे मोरी रहे वहाँ पे तो मोरी चुनेंगे, मंदसौर रहे तो मंदसौर चुनेंगे, दोनों रहे तो सबसे छोटा स्थान चुनेंगे मोरी। वैसे ऐसा होता नहीं है, एग्जाम में जो पेपर सेट किए जाते हैं उनमें ऐसी गलती की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन हो भी सकता है। तो आप सबसे छोटा स्थान चुनेंगे। छोटा स्थान क्या है? मोरी। मंदसौर जिला है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा स्थान है मोरी। आगे प्रश्न बनता है कि सूर्य का चित्र, प्रागैतिहासिक चित्र सूर्य का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मंदसौर से प्राप्त हुआ है। चक्र का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो भी मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कमल का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी मंदसौर से प्राप्त हुआ है। आगे, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? किस प्रागैतिहासिक गुफा से प्राप्त हुआ है? तो पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र हमें मोरी या मंदसौर की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। आगे, बांस से बनी देहाती गाड़ियों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बांस से बनी देहाती गाड़ियों के प्रागैतिहासिक चित्र हमें मोरी या मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। आगे, पशुओं को हाँकते ग्वाले का प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुओं को हाँकते ग्वाले का चित्र या प्रागैतिहासिक चित्र हमें मोरी या मंदसौर से प्राप्त हुआ है। क्लासेस को मैं थोड़ी छोटी रख रहा हूँ क्योंकि ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो एक साथ ढेर सारी चीज़ें पढ़ा देने से ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो एक में मिक्स हो जाएंगी, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसीलिए इन जगहों को एक एक करके हम दो दो तीन दिन करके पढ़ा रहे हैं ताकि इन जगहों के बारे में, इन चित्रों के बारे में आपको ध्यान रहे, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। सारी गुफाएं ही हैं, सारे प्रागैतिहासिक चित्र ही हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर एक साथ कई गुफाओं को पढ़ा दिया गया तो। आगे से हम कोशिश करेंगे कि तीन तीन गुफाओं को एक साथ लेके आएँ। वैसे बहुत ज़्यादा गुफाएं अब बची भी नहीं हैं, पर कोशिश करेंगे कि तीन तीन गुफाओं को एक साथ पढ़ाएं। पर इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपको ये चीज़ें याद रहें, आप उसको देख भी लें, आपका मन भी ना उबे और आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को शेयर करके इस वीडियो के व्यूज़ बढ़ाएं ताकि मुझे भी इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।